हेलो वॉरियर्स, वेलकम है आपका आज इस पार्ट 2 के लेक्चर में जो है लाइट एंड रिफ्लेक्शन का। तो आप आप लोग सभी लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और व्यस्त हो गए कहां? अपनी पढ़ाई में। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की, किसके साथ? स्फेरिकल मिरर के साथ। तो वॉरियर्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2 का पहला टॉपिक जो है स्फेरिकल मिरर। आप लोगों ने स्फेरिकल मिरर के बारे में आज तक बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई होंगी और आप ये भी जानते होंगे कि स्फेरिकल मिरर के दो टाइप होते हैं, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। आज आपको हल्का सा फील कराते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल मिरर के कौन से टाइप होते हैं और वो टाइप दिखते कैसे हैं एक्चुअल में। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक ग्लोब है बेटा, आप लोग को दिख रहा होगा, ये ग्लोब है। जो एक ग्लोब आप लोग जानते होंगे ज्योग्राफी का पार्ट है, बट आज इसको हम एक साइंस के तरफ ले जाते हैं और देखते हैं। ये ग्लोब है और इस ग्लोब के इस पार्ट को जो इसमें मैप बना हुआ है इसको हम क्या कहते हैं? स्फीयर कहते हैं। अब यही अगर सपोज कर लें कि ये पूरा स्फीयर क्या है, ये पूरा स्फीयर एक मिरर है। सपोज करिए ये वाला पूरा स्फीयर एक मिरर है और अंदर से भी मिरर है और अंदर से ये हॉलो होगा, वो भी मिरर है और बाहर से भी मिरर है। अब मैंने क्या किया? अब मैंने एक सीजर लिया या एक नाइफ लिया और इसको बीच से काट दिया। अब जब बीच से काट देंगे तो हमको एज अ रिजल्ट कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा हाफ पार्ट का और ऐसा दूसरा हाफ पार्ट होगा। ठीक, अब जैसे कट करेंगे तो दो हाफ पार्ट मिल गए हमको। अब उन दोनों हाफ पार्ट में दोनों, हमने क्या कहा था, बाहर भी मिरर है और अंदर भी मिरर है। और कल ही आपको मैंने बताया था कि पॉलिश्ड सरफेस क्या होती है, जहां से रिफ्लेक्शन होता है, और रफ सरफेस होती है जहां से रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो अब यहां पर दो कंडीशन हो सकती है, या तो अब मिरर में तो पूरा ट्रांसपेरेंट हो नहीं सकता क्योंकि मिरर में एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, एक रफ सरफेस होता है, यानी कि एक पॉलिश्ड सरफेस होता है और एक रफ सरफेस होता है। तो कहीं ना कहीं एक अगर रफ सरफेस है तो एक पॉलिश्ड है, तो यहां पे दो कंडीशन बन जाती है, या तो अंदर वाला पॉलिश्ड होगा या तो बाहर वाला पॉलिश्ड होगा। जब अंदर वाला पॉलिश्ड होगा तो आपको दिख रहा होगा अंदर मतलब केव, एक केव तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है। केव ऐसे होता है ना, जब अंदर का स्ट्रक्चर क्या हो, पॉलिश्ड हो, और बाहर का सरफेस क्या हो, रफ हो, तो इस टाइप के मिरर को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक, और अगर बाहर का सरफेस पॉलिश्ड हो और अंदर का सरफेस रफ हो तो ये बाहर निकला हुआ है, तो इस टाइप के मिरर को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। एक्चुअल में देखा जाए तो ग्लोब को जब हमने कट किया तो ग्लोब का ऐसे दो पार्ट मिला, जिसमें एक अगर अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग है और बाहर वाला रफ सरफेस है, तो उसे हम कहते हैं अंदर, क्योंकि केव लाइक, अंदर गुफा लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसे कहते हैं कॉनकेव। जब बाहर रिफ्लेक्टिंग हो यानी कि बाहर पॉलिश्ड सरफेस हो और अंदर रफ सरफेस हो तो क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। अंदर वाला पॉलिश्ड तो कॉनकेव, बाहर वाला पॉलिश्ड तो कॉन्वेक्स। सो बेसिकली अगर हम स्फेरिकल मिरर को डिफाइन करना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? स्फेरिकल मिरर आर those mirror which are derived from sphere। अगर स्फेयर यानी कि उस ग्लोब से, अगर जो ग्लोब बाहर से मिरर था और अंदर से मिरर था, अगर उस ग्लोब से हम किसी भी मिरर को बाहर निकालते हैं या उससे कोई मिरर बनाने का ट्राई करते हैं तो उस मिरर को हम क्या कहते हैं? उस मिरर को कहते हैं स्फेरिकल मिरर। अब क्योंकि पॉसिबिलिटी ही दो है ना बेटा, अब क्या कर सकते हैं? मान लो एग्जांपल के लिए, अगर ये मान लो स्फीयर है, समझना, सपोज करिए ये स्फीयर है, तो अभी अब मैं कह रहा हूं कि इसको आधे पर से काटो। ठीक, तो इसके दो स्ट्रक्चर मिलेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। अब कुछ कहेंगे ना, कुछ लड़के कहेंगे ना सर हमें मजा नहीं आ रहा है, बीच से क्यों काट रहे हो? नहीं तिरछे यहां से काटो, ऐसे काटो। हम कहे ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी दो पार्ट मिल रहे हैं हमको, एक ऐसा और एक बड़ा ऐसा। तो क्या ध्यान से देखो तो हमें दो ही स्ट्रक्चर मिल रहे हैं ओवरऑल देखा जाए, एक स्ट्रक्चर इस तरीके से है और एक स्ट्रक्चर इस तरीके से है। अब जरूरी नहीं है कि दोनों स्ट्रक्चर कॉनकेव भी हो सकता है, दोनों स्ट्रक्चर कॉन्वेक्स भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी सरफेस पॉलिश्ड है और कौन सी सरफेस रफ्ड है। अब जो रफ सरफेस होगी वो डिफाइन करेगी, या जो पॉलिश सरफेस होगी वो ये डिफाइन करेगी कि ये मिरर कौन सा होगा।
अब ध्यान से देखो, अगर हमने बाहर की सरफेस को ऐसे रफ कर दिया तो अंदर की पॉलिश्ड हो गई। अब अंदर की पॉलिश्ड हो गई तो ये क्या हो गया, कॉनकेव। और अगर इसी सिमिलर मिरर को हम क्या करते, अंदर से पॉलिश्ड कर देते, सॉरी अंदर से रफ कर देते और बाहर से पॉलिश्ड होता, तो यही सेम मिरर क्या हो जाता, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर निकलता नहीं बेटा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर को प्रिपेयर किया जाता है। जिस साइड हम रफ करते हैं, ठीक, जिस साइड हम रफ करते हैं उसकी अपोजिट साइड पॉलिश्ड होता है। तो अगर इस साइड रफ करेंगे तो ये कॉनकेव हो जाएगा और इस साइड रफ करेंगे तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो सेम मिरर को हम कॉन्वेक्स भी बना सकते हैं और सेम मिरर को कॉनकेव भी बना सकते हैं। तो अगर हम आगे बात करें तो स्फेरिकल मिरर जो होता है वो टू टाइप्स का होता है, एक कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। यानी कि अगर ये स्फेरिकल मिरर है तो इससे दो लोग बन सकते हैं, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। अगर ध्यान से देखिए तो इसमें आउटर सरफेस क्या है, रफ, और इनसाइड सरफेस क्या है, पॉलिश्ड। आउटर सरफेस रफ और इनसाइड सरफेस पॉलिश्ड। इसमें इनसाइड सरफेस क्या है, रफ, और आउटर सरफेस क्या है, पॉलिश्ड। तो यानी कि अगर दिमाग लगाओ तो कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं, ऐसे मिरर जिसमें आउटर पार्ट क्या हो, रफ हो, और इनर पार्ट क्या हो, पॉलिश्ड। जब इनर पार्ट पॉलिश्ड हो और आउटर पार्ट रफ हो तो उसे कहेंगे कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर किसे कहेंगे, अगर आउटर पार्ट क्या हो, सिंपल अपोजिट, पॉलिश्ड हो जाए, और इनर पार्ट क्या हो जाए, इनर पार्ट हो जाए आपका रफ। तो ऐसे मिरर को क्या कहेंगे हम, ऐसे मिरर को हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो वॉरियर्स, अगर हम आगे टॉपिक को बढ़ाएं तो अब आगे हम ये पढ़ेंगे कि स्फेरिकल मिरर में क्या स्पेसिफिक टर्म्स हैं जिनके बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए। और शुरुआत करते हैं इन टर्मिनोलॉजी का सफर को। अगर ध्यान से देखेंगे आप तो ध्यान से देखिए तो ये एक क्या है, स्फीयर है, और इस स्फीयर को हमने आधा कट कर लिया। ये इसका सेंटर है भाई, स्फीयर है तो सेंटर होगा। फॉर एग्जाम्पल ये अगर एक स्फीयर, इसका एक बीच में कहीं मिड पॉइंट होगा, सेंटर होगा, क्योंकि सर्कल है ना, स्फीयर है तो उसका कोई सेंटर पार्ट होगा। चलो ठीक है, हमने क्या किया, इस स्फीयर को कट किया। अब स्फीयर को कट किया तो ऐसे कट किया कि ये बीच से गया, सपोज कर रहा है कि बीच से बराबर हिस्से में काटा, तो इसका यहां पे कहीं पर इसका क्या होगा, सेंटर होगा। क्या हमें सेंटर के अलावा कोई भी जानकारी है, नहीं, हमें सेंटर के अलावा कोई भी जानकारी नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे किसके बारे में, सेंटर। और यहां पर क्योंकि ये एक कर्व है, ये पूरा एक स्फीयर नहीं है, तो अगर स्फीयर नहीं है, केवल एक कर्व है, तो हम इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मींस इस कर्वेचर का जो सेंटर होगा उसे हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर डिफाइन करने की बात आ जाए तो बहुत आसान, कैसे डिफाइन करोगे भाई, सिंपल सी बात है, इस कर्व को जिस स्फीयर से एक्सट्रैक्ट किया है, इस स्फीयर से इस कर्व को बनाया गया है, तो जिस स्फीयर से इसको बनाया गया है उस स्फीयर का जो सेंटर रहा होगा, ये वही इस कर्व का भी सेंटर रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं द स्फीयर फ्रॉम वेयर द mirror is derived, the center of that mirror, sorry, the center of that sphere will be called center of कर्वेचर। मींस उस सेंटर, उस स्फीयर का, जिस स्फीयर से इस मिरर को निकाला गया, मींस अगर इस ग्लोब से हमने इसको निकाला है, इस ग्लोब से हमने इसको निकाला है, तो इस ग्लोब का जो सेंटर रहा होगा वही इसका सेंटर होगा। तो इसके लिए वो सेंटर है, बट क्योंकि ये पूरा स्फीयर नहीं है, ये एक कर्व है, तो इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आप ध्यान से देखें
तो पहली बात हमने क्या पढ़ा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब दूसरा क्या लिखा हुआ, पोल। तो पोल क्या होता है समझो, एक स्फीयर का जो सेंटर होता है वो बीच में होता है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो अगर हम एक मास को समझे तो ये क्या एक मास है, तो इस कर्वेचर का जो सेंटर होगा, देखो समझो, जो कर्वेचर का सेंटर है वो यहां पर है, बट इस स्ट्रक्चर का जो सेंटर होगा, इस स्ट्रक्चर पे जो सेंटर होगा उसको क्या कहेंगे, पोल। इस कर्वेचर का जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, बट इस कर्वेचर के मटेरियलिस्टिक थिंग का जो पॉइंट होगा, मेन पॉइंट यानी कि मिड पॉइंट होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। एक तरीके से कह सकते हो द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस थिंग, बट सेंटर ऑफ मास तो यहां भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो सेंटर ऑफ मास नहीं कह सकते हो, आप ये कह सकते हो वो पॉइंट जो इस कर्वेचर का मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट को कहेंगे, हम सेंटर की बात ही नहीं करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ द कर्वेचर इज कॉल्ड पोल। मिड पॉइंट ऑफ द कर्वेचर इज कॉल्ड पोल। हम क्या कह सकते हैं, मिड पॉइंट ऑफ द कर्वेचर इज कॉल्ड पोल। तो लिखते हैं मिड पॉइंट ऑफ द कर्वेचर इज कॉल्ड पोल। एग्जाम्पल के लिए हमें देख सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो हम पहले ही जान गए थे, अब एक चीज और जान गए कि इस कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होगा यानी कि ये क्या होगा, पोल। इसको हम क्या नाम देंगे कि ये क्या है, ये है आपका पोल। अब एक चीज ये बताओ, हमें दो पॉइंट मिल गए, एक तो ये पोल वाला पॉइंट और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमको ये बताना आप ध्यान से, क्या आपने मैथमेटिक्स में ये पढ़ा है कि दो पॉइंट से अगर हम एक पॉइंट ले लें और एक पॉइंट ले लें तो इन दोनों पॉइंट से केवल एक सिंगल रे पास हो सकती है, जानते हो नहीं, दो पॉइंट से केवल एक सिंगल रे ही पास हो सकती है। तो यानी कि हमें दो पॉइंट मिल गया, एक पोल मिल गया और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल गया। तो क्या हम इससे एक लाइन पास करा सकते हैं, बिल्कुल पास करा सकते हो, लेकिन ऐसी लाइन हमको बनाना है जिसका कोई एंड ना हो, ऐसा लाइन जिसका कोई एंड नहीं है, जो इन्फिनिटी से शुरू हो और इन्फिनिटी पे खत्म हो, बट वो पास कहां से होना चाहिए, वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होना चाहिए। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। तो लिखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में। आप लोग बहुत दिमाग लगाकर अगर देखें तो बहुत दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस छोटी सी बात है, द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल फ्रॉम इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब इधर चाहे इतना दूर चले जाओ, चाहे इधर चाहे इतने दूर चले जाओ, बट एक ही शर्त है कि अगर ये दो पॉइंट हैं तो इन्हीं दो पॉइंट से पास होके जाना है आपको, उससे मतलब नहीं है। और स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। तो ये भी कहोगे द लाइन पासिंग थ्रू सीओसी एंड पोल। तो यहां लाइन की जगह आप लिखोगे स्ट्रेट लाइन, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल फ्रॉम इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अगर अब आगे चलते हैं, आगे कैसे चलते हैं, मान लेते हैं यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट खड़ा है, यहां इस पॉइंट पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, हमने कहा ठीक है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट की वजह से यहां लाइट जाएगा ऐसे, तो टकरा के भाई वापस भी आएगा। तो टकरा के मान लो इस पॉइंट से पास किया, हमको कुछ नहीं पता इस पॉइंट के बारे में, हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करते हैं इस वाले ऑब्जेक्ट को और पास ले जाते हैं। हम कहा ठीक, ले गए यहां पर ले गए, तो जैसे यहां से पास कराया तो यहां से भी उसी पॉइंट से पास हुआ। हम कहे ना और पास लेके जाएंगे हम, और इस बार ऑब्जेक्ट को हम छोटा नहीं बड़ा कर देंगे। तो कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अब यहां लेके जाओगे तो यहां टकराएगा और फिर सेम पॉइंट से पास होगा। तो ये चक्कर कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने कहा मैंने डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखा, तो ऑब्जेक्ट जिस
लाइन ऑफ साइट पे जा रहा है और लाइन ऑफ साइट से रिफ्लेक्शन होने के बाद एक कॉमन पॉइंट से पास हो रहा है। और यह भी कहा कि अगर हम इस लाइन को, अगर समझो, अगर हम यही कर दें और इस मिरर के लिए सेम मिरर है ऐसा, हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाई है, ठीक, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा, तो हमने क्या किया, एक बार ऐसे ऐसे निकाला, ठीक, तो ऐसे निकाला तो ये ऐसे पास होगा, ठीक, और एक बार हमने ऐसे डाला तो ये ऐसे पास हो गया। लेकिन जब हमने ऐसे डाला तो ऐसे पास हुआ, ध्यान से देखना। अब हमने दूसरा फिगर बनाया, ठीक, इस फिगर में हमने क्या किया, एक बार ऐसे पास कराया तो ये इस पॉइंट से पास हुआ, ध्यान से देखना, एक बार ऐसे पास कराया तो वो कहीं और से पास हुआ, फिर एक बार ऐसे पास कराया तो वो कहीं और पर पास हुआ। ध्यान से इसमें देखने वाली बात यह है कि जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही थी और इसमें भी जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रही थी, वो दोनों लाइन एक सिमिलर पॉइंट पर ही कट होते हैं, जो कि एक ये है और एक ये है। ये ऐसा नहीं है कि रेज और नहीं जा रही, रेज और भी जा रही हैं, बट पैरेलल जाने वाली ही रेज डायरेक्टली एक कॉमन पॉइंट पे मिल रही हैं। तो इसीलिए जो पैरेलल लाइन जा रही हैं किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्शन के बाद एक कॉमन पॉइंट से होकर गुजरती हैं, और वो कॉमन पॉइंट कहां पर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है। और उस, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है तो हम उस पार्टिकुलर पॉइंट को नाम दे देते हैं प्रिंसिपल फोकस। अगर हम प्रिंसिपल फोकस की बात करें तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, द पॉइंट एट प्रिंसिपल एक्सिस, द पॉइंट एट प्रिंसिपल एक्सिस where all the rays intersect or appear to intersect। ऐसा लगे कि इंटरसेक्ट होगी या ऐसा हो कि सच्चाई में इंटरसेक्ट हो रहा है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में इंटरसेक्ट करती नहीं है, बस लगता है हो रहा है। तो यहां लिखेंगे appear to intersect, after reflection, when they are parallel to प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो पक्की बात है, 100% लिखा हुआ है कि वो एक कॉमन पॉइंट से पास होगी, और उसी कॉमन पॉइंट का नाम क्या है, प्रिंसिपल। तो बेटा जैसा कि हमने सबसे पहले पढ़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फिर आपने क्या पढ़ा, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये कॉमन पॉइंट को क्या नाम दे देंगे हम, फोकस। क्या नाम दे देंगे, फोकस। अब आगे पढ़ेंगे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, और बहुत छोटा और प्यारा सा टॉपिक कि जो लेंथ होती है पोल और फोकस के बीच में, उसी लेंथ को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। द लेंथ बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और अगला पढ़ेंगे हम, अगला क्या पढ़ेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर में हम ये जानेंगे कि जैसे कि फोकल लेंथ क्या है, पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस, वैसे ही रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस। द लेंथ बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं R से। और यही इनका एक छोटा सा रिलेशन है, उसको तुम्हें बस केवल समझना नहीं, उसको मतलब याद करना है, और कुछ उसके बारे में डिटेल नहीं पढ़ना है।
क्या रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। ठीक, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ एंड फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस अपॉन टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि अगर फोकस यहां से यहां है तो जितना डिस्टेंस फोकस और पोल के बीच में होगा उतना ही डिस्टेंस फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा। अगर ये x है तो ये x रहेगा और फोकस क्या हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो इस रिलेशन को याद रखिएगा क्योंकि बहुत काम आने वाला है। फोकल लेंथ हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जितने भी टर्मिनोलॉजीज हो सकती थी उन सारे टर्मिनोलॉजी को आपके लेवल पे हमने कवर कर दिया है। पहला हमने क्या पढ़ा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर हमने क्या पढ़ा, पोल, फिर क्या पढ़ा, प्रिंसिपल एक्सिस, फिर क्या पढ़ा, फोकस, फिर क्या पढ़ा, फोकल लेंथ, और उसके बाद क्या पढ़ा लास्ट में, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस में क्या रिलेशन होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर दो फिगर बना हुआ है। एक फिगर में आउटर पार्ट क्या है, रफ, इनर पार्ट क्या है, पॉलिश। तो इसको क्या कहेंगे, कॉनकेव। और जिसमें इनसाइड सरफेस क्या हो, रफ, और आउटसाइड सरफेस क्या हो, पॉलिश, तो कैसे कहेंगे, कॉन्वेक्स। अब एक छोटी सी डिटेल पढ़ना जा रहे हैं। अगर मान लो, इमेजिन करिए ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है और इसकी प्रिंसिपल एक्सिस सेम। हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी, सॉरी थोड़ा सा ऊपर हो गया, यहां पे ड्रॉ कर, ये ठीक। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक, तो अगर यहां से एक कोई पैरेलल लाइन जाएगी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम रूल फॉलो करो, किसका, कोई भी रूल फॉलो ना करो, ये बताओ हमको कि यहां पर जब कोई रे जाएगी तो इस पॉइंट, हमने तुमको ये बताया है कि जिस पॉइंट पर इंसिडेंस होता है उस पॉइंट से हमें क्या बनाना है, टेंजेंट बनानी है। तो अगर इस पॉइंट पे ध्यान से देखें तो हम क्या टेंजेंट ऐसे बना सकते हैं, इस तरीके से, ये क्या टेंजेंट है, और इस टेंजेंट का एक नॉर्मल होगा, वो होगा ये, और इस नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल ही आएगा। समझना, सेम चीज हम ऊपर से कर सकते हैं, और फिर अगर और आगे ले जाएंगे तो फिर सेम चीज होगा, फिर आगे ले जाएंगे तो फिर सेम चीज होगा, फिर आगे ले जाएंगे तो फिर सेम चीज होगा, फिर आगे ले जाएंगे तो फिर सेम चीज होगा, और फिर आगे ले जाएंगे तो फिर सेम चीज होगा। तो अगर ध्यान से देखो तो जितनी रेज आ रही हैं वो एक कॉमन पॉइंट पर कन्वर्ज हो जा रही हैं, और इस कॉमन पॉइंट को तुम ऑलरेडी जानते हो क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फोकस। अब चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर के पास। अगर मान लो यहां ऑब्जेक्ट रखी है और यहां कोई एक रे आ रही, सपोज करिए ये रे आ, ठीक। अब ये रे, अब यहां पर हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक टेंजेंट, ये, और इस टेंजेंट के नॉर्मली ऐसे पास हो जाए, क्योंकि आई इज इक्वल टू आर, पास तो हो गई, ध्यान से देखना। लेकिन ये आगे बढ़ाएंगे तो कहां, एक पॉइंट पे कट करेगी। सेम चीज जब इसको आगे ले जाते हैं हम, ये, तो फिर ऐसा लगेगा कि यहां से कट कर रही है, फिर आगे ले जाएंगे तो फिर ऐसा लगेगा यहां से कट कर रही है, फिर आगे ले जाएंगे तो यहां से ऐसा लगेगा कि यहां पे कट कर रही है, फिर आगे ले जाएंगे तो ऐसा लगेगा यहां से यहां कट कर रही है। ध्यान से देखना, क्या एक्चुअल में कट कर रही है, नहीं। क्या एक्चुअल में कट कर रही है, हाँ। क्या एक्चुअल में कट कर रही है, नहीं। क्या एक्चुअल में कट कर रही है, हाँ। तो क्या यहाँ पे सारी रे कन्वर्ज हो रही है, यस। क्या यहाँ पे जो रेज इतने दूर में आ रही थी, क्या ये उससे ज्यादा दूर में जा रही हैं, यस। क्या रेज इतने दूर में आ रही थी, क्या रेज इतने दूर में रह गई हैं, हाँ। क्या यहां पर कन्वर्ज हुई लाइट, बिल्कुल। क्या यहां पर लाइट डाइवर्ज हुई, बिल्कुल। तो इस कॉन्वेक्स मिरर को हम दूसरा नाम देते हैं डाइवर्जिंग मिरर, और इस कॉनकेव मिरर को हम दूसरा नाम देते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्लियर। अब आगे मूव करते हैं, चलिए आगे देखते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। काफी इंपॉर्टेंट है। कॉनकेव मिरर के तो काफी यूज आपके उसमें लिखा हुआ है। एक टॉर्च या सर्च लाइट के जैसा यूज किया जाता है, जो पुलिस वगैरह यूज करते हैं। व्हीकल के हेडलाइट में लिखा होता है,
कॉनकेव मिरर। और कहां पर लगा होता है पता है? ऐसे लाइट आगे लगी होती है तो पीछे ऐसा सरफेस होता है, जैसे ये अगर सरफेस है तो लाइट यहाँ पे लगी हुई होती है ना, तो इस वाले सरफेस को हम क्या कहते हैं? इस वाले सरफेस कहते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक, उसके बाद आता है डेंटिस्ट के, जो एक छोटा सा मिरर लेके चेक करते हैं टीथ वगैरह, उसमें यूज होता है। और सोलर फर्नेस में इसलिए होता है क्योंकि ये क्या करता है, एक तरफ बीम इकट्ठा कर देता है तो जलने में आसानी हो जाती है। कॉन्वेक्स मिरर में रियर व्यू ऑफ, जो रियर मिरर होता है कार का या व्हीकल्स का, उसमें यूज होता है। तो बहुत अच्छा डिटेल में आंसर दिया है। वाई, ये क्यों नहीं यूज किया गया? ये क्यों यूज किया गया? इसलिए क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। इरेक्ट मींस अगर हम ऐसे खड़े हैं तो ऐसे ही इमेज आएगी। पता चला तुम खड़े ऐसे हो और क्या आ रही है, खड़े ऐसे हो और तुम्हारी मिरर क्या आ रही, ऐसे आ रही है। और मिरर अगर मैं ऐसे आएगी तो कॉनकेव मिरर होगा। इसके केस में भी बन सकता है इरेक्ट, ऐसा नहीं है कि हम, लेकिन हमेशा नहीं बनता। लेकिन इसमें हमेशा इरेक्ट और वर्चुअल ही बनता है। इसलिए ही हम रियर मिरर की जगह हमेशा कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, क्योंकि हमें वर्चुअल और इरेक्ट ही में चाहिए। सीधी गाड़ी, पता चला गाड़ी ऐसे आ रही है और तुम्हें दिख ऐसे रही है, तो उल्टी गाड़ी नहीं देखना ना, हमको सीधी गाड़ी देखना है। इसीलिए हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। दूसरी चीज, अब तुम कहोगे सर क्या प्लेन मिरर का यूज कर सकते? भाई प्लेन मिरर में तो वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, तो हमने कॉन्वेक्स मिरर क्यों लिया? प्लेन मिरर यूज कर लो। बट प्लेन मिरर की एक लिमिटेशन है कि वो व्यू को बढ़ा या घटा नहीं सकता। इसमें क्या होगा, प्लेन मिरर के ऊपर जो इसकी एक एडवांटेज है, ये लार्जर व्यू देता है। लार्जर व्यू देता है। अगर प्लेन मिरर इतने में देखता है तो कॉन्वेक्स मिरर इतने में देखता है। ठीक, तो ये था तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के बारे में, इसके कुछ यूजेस, और काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। और खासकर ये, अब किसी भी क्वेश्चन में डेंटिस्ट का यूज करेगा तो याद रखना कि वो कॉनकेव के बारे में बात कर रहा है। किसी में सेविंग मिरर के बारे में बात करेगा तो याद करना कॉनकेव के बारे में बात हो रही है। किसी में व्हीकल हेडलाइट के बारे में बात हो रही है तो याद करना कॉनकेव की बात हो रही है। इसका और इसका बहुत कम क्वेश्चन आता है। इसका क्वेश्चन तो 90% श्योरिटी रहती है आने का। ठीक, पेपर में, टेस्ट में, एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में भी आने के चांसेस रहते हैं, तो इसको अच्छे से याद रखना। और अभी तक इसके बारे में पूछा नहीं है, वाई और प्लेन मिरर के ऊपर ओवरकम क्या है, तो इसको भी याद कर लेना, क्या पता इस बार मूड घूम जाए। तो वॉरियर्स, अपना इसके बाद का जो टॉपिक है वो है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज के बारे में ऑलरेडी हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कशन कर लिया था, तो इमेज के बारे में यहाँ कोई डिटेल में पढ़ाई नहीं होगी। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या क्या होते हैं मिरर के केस में। तो इसमें आपको बता दूं, 4 रूल्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें से शुरुआत करते हैं पहले रूल से। रूल नंबर, इस रूल में यह बताया जाता है, इस रूल में यह बताया जाता है कि अगर कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकल लेंथ से पास होगी, या ऐसा लगेगा कि फोकल लेंथ से पास होगी। चलिए करके दिखाते हैं। अगर सपोज करिए एक हमने कॉनकेव मिरर ले लिया और एक कॉन्वेक्स मिरर ले लिया। कॉनकेव मिरर में, सॉरी इस उल्टा बना देते हैं इसको, ये ठीक, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज करिए ये इसका फोकस है, यहां पर इसका फोकस ये है। अब बहुत सारी लाइन ऐसे पैरेलल आ रही, तो वो कहां से पास होंगी? फोकस से पास होंगी। ठीक, शर्त बस इतनी है कि ये कहां से आनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। अगर यहां पर कॉन्वेक्स के केस में देखें तो ऐसे आ रही होगी, ऐसा लगेगा कि कॉन्वेक्स से पास होगी, बट पास नहीं होगी, ऐसे आ रही है। ऐसा लगेगा कॉन्वेक्स से पास, कॉन्वेक्स के फोकल से पास होगी, बट एक्चुअल में पास नहीं हो रही है। ऐसे नीचे से आएगी, ऐसे जाएगी, फिर आएगी, ऐसे जाएगी। हमको ऐसा लगेगा कि यहां फोकस से पास हो रही है, बट फोकस से पास नहीं हो रही, बट इसमें एक्चुअली में फोकस से पास होती है। तो ये चीज याद रखिएगा कि पहला रूल क्या है कि अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस,
प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पास और appear to pass from फोकस। या तो फोकस से पास हो रही होगी या तो ऐसा लगेगा कि फोकस से पास होगी। ये है आपका रूल नंबर 1। चलिए चलते हैं रूल नंबर 2 की। हमारा रूल नंबर 2 ये है जस्ट अपोजिट ऑफ रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में हमने क्या चर्चा की कि जो भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी वो या तो फोकस से पास होंगी या तो ऐसा लगेगा फोकस से पास हो रही हैं। अब ऐसी लाइट रेज जो फोकस से पास होंगी या ऐसा लगेगा कि फोकस से पास हो रही हैं, वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। सिंपल सा है, अगर ये फोकस यहां पर है और ये फोकस यहां पर है, ठीक, तो ये मान लो एक रे है, फोकस से पास हुई तो ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अगर सपोज करिए ये एक रे है जो फोकस से पास हो रही है, सॉरी ये एक रे है जो फोकस से पास हो रही है ऐसे, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। एग्जांपल के लिए मान लो कोई ऐसे लाइट रे यहां पर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि फोकस की तरफ आ रही है बट एक्चुअली फोकस के पास नहीं जाएगी, यहीं से रिफ्लेक्शन हो जाएगा और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जैसे यहां पर ऐसा लगेगा कि यहां पर कोई आ रहा है फोकस के पास बट आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये अपोजिट ऑफ रूल नंबर 1 है, बट लिख लेते हैं कि द रे पास और अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस get parallel to principal axis after रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक, ये था आपका रूल नंबर 2। चलते हैं रूल नंबर। सो वॉरियर्स, अपना रूल नंबर 3 ये है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन, समझिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली रे, ऐसी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, लाइक दैट, या ऐसी रे जो लगेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, वो अपने रास्ते को रिट्रेस कर लेती हैं, मींस जिस रास्ते से आती हैं उसी रास्ते से वापस चली जाती हैं, जिस रास्ते से आती हैं उसी रास्ते से वापस चली जाती हैं। आपसे कोई पूछे ऐसा क्यों हो रहा है तो आप जान जाइएगा, जो सेंटर से लाइन जाएगी इस स्फीयर के लिए वो रेडियस होगी, और रेडियस जो होती है अपने टेंजेंट की हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो अगर 90 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो अगर ध्यान से देखिए नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, तो रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन अपने रास्ते को रिट्रेस क्यों कर लेती है, उसी रास्ते से वापस क्यों चली जाती है, इट इज बिकॉज द लाइन कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर व्हेन फॉल ऑन द सेंटर ऑफ the line coming from the center of curvature and fall on the curvature, because it is coming from the center of curvature, so it will be radius of that sphere, and radius always form 90 degree angle with their tangent normal, टेंजेंट का जो नॉर्मल बनाएंगे उससे वो 90 डिग्री फॉर्मेशन करेगा, और अगर 90 डिग्री का फॉर्मेशन करेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे, तो 0 रिफ्लेक्शन भी 0 हो जाएगा। तो रूल नंबर 3 क्या है, रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल, सो वॉरियर्स, अगर हम रूल नंबर 4 की बात करें तो रूल नंबर 4 में यह बताया जाता है, क्योंकि इस पॉइंट को हम पोल कहते हैं, तो अगर कोई लाइन पोल पर इंसिडेंस होती है ऐसे, तो जितने एंगल से वो इंसिडेंस होती है उतने ही एंगल से
रिफ्लेक्शन उसका हो जाता है। इसी को कहते हैं क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और दूसरी एक चीज हमको बताते हैं, पहले इसको लिख लीजिए, ठीक। व्हेन आ रे इंसिडेंट on the pole, then after reflection the angle between incident ray and principal axis and angle between reflected ray and principal axis is सेम। मीन्स ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक। देखो ऐसा है ना कि हमने, आप कहोगे सर तो आपने लिखने था यहाँ पे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाएगा ना बेटा, ना। क्योंकि यहां पर जितने भी लॉज बने हैं सब में क्या हो रहा है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो ही रहा है। तो यहाँ पर आई और आर लिख के हम स्पेशल क्या बना सकते हैं इस लॉ को, तो ऑलरेडी हम जानते ही हैं। यहाँ स्पेशल ये है कि अगर पोल पर गिरे, आज हम अपना लेक्चर यहीं पे रोक देते हैं, इसलिए क्योंकि जो अगला टॉपिक है कॉनकेव मिरर से इमेज का फॉर्मेशन, वो थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, क्योंकि वहां पे मैं न्यूमेरिकल अप्रोच और थ्योरेटिकल अप्रोच दोनों के बारे में डिस्कस करना है, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है एक बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये वाला वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा, लेकिन हमने आपसे वादा किया है कि वीडियोस को शॉर्ट रखेंगे। इसी शॉर्ट के लिए हमने आज के इस वीडियो को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया है। आधी वीडियो आज जाएगी, आधी वीडियो कल आएगी, जिससे आपको भी कंफर्टेबल हो और आप भी आसानी से वीडियो को देख सकें, आपका टाइम भी कम कंज्यूम। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो आप अपने कलीग के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, इसको लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। दैट्स मेक अ बिग डिफरेंस इन मी।